Dear students, the topic of today's discussion is classification of contract or agreements. This is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer. We have already discussed the meaning of contract as well as agreement. Classification according to enforceability. अलग अलग तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, ठहराव या अनुबंध का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं प्रवर्तनीयता के आधार पर, एनफोर्सेबिलिटी और द लीगैलिटी। इसमें आता है पहला वैलिड अग्रीमेंट, या हम इसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। वैलिड अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि वैलिड अग्रीमेंट क्या होता है। सेकंड आता है इसमें वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G। सेक्शन 2G के अनुसार एक ठहराव जो कि लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है, वह वॉइड अग्रीमेंट कहलाता है या व्यर्थ ठहराव कहलाता है। Void agreement are such agreements which lacks essentials of a valid agreement. Consequently, it does not create legal obligations of the parties. It cannot be enforced by law and is therefore a nullity. It cannot be made binding even if the parties ratify. अगर हम एग्जाम्पल लें तो ए 1 लाख रुपए बी को देता है। ए एक माइनर है, तो माइनर के साथ में बनाए गए जितने भी ठहराव होते हैं वो सब वॉइड एब इनिशियो होते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी है यहाँ पर, इसलिए यह ठहराव कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदला जा सकता, अनुबंध में यह नहीं चेंज हो सकता है। तो इसलिए इसे हम व्यर्थ ठहराव का नाम देंगे, वॉइड अग्रीमेंट का नाम देंगे। ऐसे ठहराव जो कि कानून की नज़र में प्रवर्तनीय नहीं हैं, वह ठहराव व्यर्थ ठहराव कहलाएंगे। ये दो तरह से हो सकते हैं, एक वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग हो सकते हैं और सेकंड इसका इफेक्ट हो सकता है नो रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है थर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि व्यर्थ अनुबंध। यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग है। पहले हमने देखा था ठहराव, ये है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध। अब सेक्शन 2J यह मान के चलता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल by law becomes void when it ceases to be enforceable. It means when a contract is valid at the time of making the contract. एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि जब बनाया गया था उस समय तो वह वैध था, लेकिन ड्यू टू द चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज होने की वजह से, परिस्थिति में चेंज होने की वजह से या लॉ में चेंज होने की वजह से इट बिकम्स अनएनफोर्सेबल। इट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब परिवर्तन हो जाता है उसमें, बनाने के टाइम वह वैध है लेकिन बाद में परिवर्तन हो गया और बाद में वह अनएनफोर्सेबल है, तो उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, व्यर्थ अनुबंध। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ए बी के साथ में एक अग्रीमेंट करता है जिसमें कि वो कहता है कि ठीक है, क्या तुम मेरे लिए किताब लिख सकते हो। बी कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए किताब लिख देता हूँ, उसके लिए मुझे आप एडवांस मनी दे दीजिए। और आफ्टर फ्यू डेज़ उस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियली तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, लेकिन ड्यू टू द चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर यह अनुबंध रद्द हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्यर्थनीय अनुबंध, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2I an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract। यानी कि एक ऐसा ठहराव जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, किसकी तरफ से, एक पार्टी की तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। दो पार्टीज़, अगर एक ही अनुबंध में 2 पक्षकार हैं या 3 पक्षकार हैं, 2 की इच्छा पर वह वैलिड है, लेकिन दूसरी पार्टी ऑन द अदर्स इट इज़ नॉट
enforceable by law at the option of the others, then it will be considered as a voidable contract. It means voidable contract is an agreement which is voidable at the option of the aggrieved party. इसका तात्पर्य है कि अग्रीड पार्टी के ऑप्शन भी यहाँ पर ध्यान में रखना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ सिंगर, the singer contracts with B to sing at his theatre for 2 nights every week during the next 2 months, and B promises to pay ₹1,000 for each night for the performance. On the 6th day, willfully absents herself and from the theatre, and B in consequence rescinds the contract. B is entitled to claim compensation for the damages caused to him due to non-fulfillment of the कॉन्ट्रैक्ट. फिफ्थ आता है इलीगल अग्रीमेंट. एन अग्रीमेंट विच इज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लिसिटली प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन बाय लॉ इज़ एन इलीगल अग्रीमेंट. एक ऐसा अग्रीमेंट या ठहराव जो कि एक्सप्रेसली स्पष्ट रूप से प्रोहिबिट किया गया है लॉ के द्वारा, तो उसे हम अवैध ठहराव कहेंगे. The illegal agreement term has not been defined in Indian Contract Act, but in section 23 of the act it is stated that the object or consideration of an agreement is unlawful in any of the following case: if it is forbidden by law, if it is of such nature, if permitted, and if it is fraudulent. Next is unenforceable contract. Unenforceable contract is a contract which is good in substance but cannot be enforced in law court due to some technical defects. It is said to be unenforceable contract. Technical defects in a contract may be due to non-compliance of some of the legal formalities. For example, contracts made by a company cannot be enforced till it obtains the certificate of commencement. So students, these were the classification of contract and agreement on the basis of first part, that is according to enforceability or legality. सेकेंड टाइप का क्वालिफिकेशन मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर हम कर सकते हैं, जो कि हम थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.